एक और हफ्ता और एक और एपिसोड फॉर द बॉयज सीजन 5। ऑल्दो इस बार इट वाज मोर ऑफ अ फिलर एपिसोड। सेटिंग काफी लिमिटेड थी एंड जो एक पेसिंग थी पिछले 3 एपिसोड्स के कंपैरिजन में वो काफी स्लो थी, बट रिगार्डलेस एपिसोड मजेदार था एंड फिलर होने के बाद भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली एंड अ लॉट ऑफ सेटअप फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स। बाप बेटे का बेशुमार प्यार, एक स्यूप जिसकी पावर मेरे रिश्तेदारों से काफी सिमिलर है एंड होमलैंडर का गॉड कॉम्प्लेक्स रीचिंग अनदर लेवल। हर चीज को एकदम डीप में जाके डिस्कस करेंगे आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में और साथ ही साथ कुछ पॉसिबल थ्योरीज फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो एपिसोड स्टार्ट होता है होमलैंडर और रायन की इस फोटो से। ये फोटो उस समय की है जब होमलैंडर ने सीजन 3 के एंड में रायन को पब्लिक से इंट्रोड्यूस किया। नाउ दिस इज प्रीटी आयरॉनिक कंसीडरिंग कि लास्ट एपिसोड में होमलैंडर ने रायन का क्या हाल किया। फिर यहाँ होमलैंडर फायर क्रैकर को अपना अल्टीमेट प्लान बताता है जो उसके हेलुसिनेशंस की वजह से उसके दिमाग में आया कि होमलैंडर को एक गॉड बनना है। एंड यहाँ जो कन्विक्शन है होमलैंडर का, जैसे वो अपने हेलुसिनेशंस को एक लिटरल एंजल कहता है जो उसकी तकदीर बताने आई थी उसे, ये डेफिनेटली पागल हो चुका है। एंड इस चीज के लिए वो फायर क्रैकर से कहता है कि मीडिया का यूज करके उसके अपैरेंट इंसेशन को उसको एज अ गॉड प्रेजेंट किया जाए पब्लिक के सामने। इसी सीन में हम होमलैंडर के पीछे एक पेंटिंग भी देख सकते हैं जो कि है वॉटसन एंड द शार्क बाय जॉन सिंगलटन कोपले। अब इस पेंटिंग में सेवियर और प्रेडेटर यानी कि बचाने वाला और मारने वाला दोनों का डिपिक्शन है, जहां शार्क मार रही है और बोट पे ये इंसान बचा रहा है, जो काफी सिंबॉलिक है यहाँ होमलैंडर से, जो दुनिया के सामने अपने आप को एक सेवियर की तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन जो उसका ट्रू नेचर है वो एक प्रेडेटर का है। फायर क्रैकर इज क्लियरली नॉट कंफर्टेबल, लेकिन आगे वो ही इस कैंपेन को एक्टिवली प्लान भी करती है। यू सी होमलैंडर का ट्रस्ट जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इवन प्रीवियस सीजन्स में वो कुछ ऐसे मेड्स लेना स्टार्ट करती है जो उसे अर्ली लैक्टेट करवा सके, बट उसका साइड इफेक्ट ये था कि उसका हार्ट बड़ा होने लगा था, तो उसने वो मेड्स रोक दिए थे, जिसके बाद से वो होमलैंडर के किसी काम की नहीं रह गई। एंड ये चीज फायर क्रैकर को गवारा नहीं है, बट अब ये मसीहा वाली चीज उसे एक मौके की तरह नजर आ रही है वापस से होमलैंडर की आंखों में इंपॉर्टेंस पाने की। सो नो मैटर ये कितना बड़ा पागलपन साउंड करे, वो होमलैंडर का साथ देगी। एंड दूसरी तरफ रायन इज रिकवरिंग। बुचर यहाँ रायन और होमलैंडर के इस एनकाउंटर को स्टार वॉर्स एम्पायर स्ट्राइक्स बैक से कंपेयर करता है एंड स्टार वॉर्स का रेफरेंस काफी सूट भी करता है यहाँ, बिकॉज रायन और होमलैंडर का जो डायनामिक है वो काफी रिजेंबल भी करता है डार्थ वेडर और ल्यूक से। बाप बेटा जिनकी पावर्स सिमिलर हैं, इवल बाप जो बेटे को अपनी साइड लाना चाहता है ताकि दोनों मिलकर रूल कर सके दुनिया पे। इवन होमलैंडर का रायन को ऐसे हराना, जैसे यहाँ बुचर रेफरेंस करता है एम्पायर स्ट्राइक्स बैक को। वेल इसी फिल्म में डार्थ वेडर भी अपने बेटे ल्यूक को हराता है उनके पहले कन्फ्रंटेशन में, बट अपेरेंटली रायन ने स्टार वॉर्स नहीं देखी है, सो उसके लिए ये एक हैवी स्पॉइलर भी हो जाता है। एंड रायन का स्टार वॉर्स जैसी मूवीज को ना देखना हमें एक पर्सपेक्टिव भी देता है बेका की परवरिश में। रायन ऑब्वियसली एक फेक नेबरहुड में पला बड़ा है अंडर CIA प्रोटेक्शन, एंड रायन का स्टार वॉर्स को ना देखना ये दिखाता है कि बेका ने उसे ऐसे हर तरह के कंटेंट से बचपन से दूर रखा है जो किसी भी तरह से रायन के अंदर वायलेंट टेंडेंसीज क्रिएट करे या उसे होमलैंडर जैसा बनाए। इवन रायन भी हैरिसन फोर्ड को उसकी फिल्म रिगार्डिंग हेनरी से जानता है। हैरिसन फोर्ड जैसा लेजेंड जिसने इंडियाना जोन्स जैसी पॉपुलर फिल्म्स करी हैं, बट रायन रेफरेंस करता है रिगार्डिंग हेनरी को, जो कि एक सिंपल ड्रामा है, जो कि ये और भी इंप्लाई करता है कि रायन का कंटेंट एक्सपोजर कितना सेलेक्टिव था और उसको हर उस तरह के कंटेंट से दूर रखा गया जिसमें वायलेंस हो, जो अपेरेंटली स्टार वॉर्स और इंडियाना जोन्स जैसी मूवीज में है। आई मीन आई जस्ट लव दीज लिटिल डिटेल्स जो कि कुछ कहे बिना काफी कुछ कह जाती हैं। अल्टीमेटली रायन भाग जाता है। अब वो कहाँ गया है वी आर नॉट श्योर। माई बेस्ट गेस इज कि वो माइट भी जोई के पास गया हो। इधर सोल्जर बॉय को सिस्टर सेज बताती है कि होमलैंडर फोर्ट हार्मनी जा रहा है V1 की तलाश में, एंड फोर्ट हार्मनी का नाम सुन के सोल्जर बॉय के फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहीं पर उसके ऊपर V1 की टेस्टिंग हुई थी। फिर देखो कैसे सिस्टर सेज उसे कन्विंस कर देती है कि होमलैंडर के साथ वो वहां जाए। जहां देखो तो ये एक सिंपल चीज नजर आ रही है कि सिस्टर सेज सोल्जर बॉय को सिर्फ होमलैंडर के साथ ही तो भेज रही है, बट यहाँ सिस्टर सेज के वर्ड्स पे ध्यान दो। वो कहती है सोल्जर बॉय से कि होमलैंडर उसकी तरह इमॉर्टल हो जाएगा एंड अनिश्चित काल तक उसके साथ जिएगा। ये फैक्ट क्लियर एज स्काई है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर को कतई पसंद नहीं करता, एंड द थॉट कि भाई होमलैंडर भी उसकी तरह अमर हो जाएगा, दैट इज समथिंग जो सोल्जर बॉय को गवारा नहीं है। एंड अगर सोल्जर बॉय होमलैंडर के साथ फोर्ट हार्मनी गया तो वो V1 को उसके हाथ नहीं लगने देगा, जो एग्जैक्टली आगे होता है। एंड सोल्जर बॉय ये चीज कहता भी है कि कैसे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो सिस्टर सेज ये बात जानती है एंड
दैट्स व्हाई इन वर्ड्स पे इतना एम्फेसिस देती है, क्योंकि वो सोल्जर बॉय को ट्रिगर करना चाहती है कि देखो ये चूतिया भी अमर हो जाएगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो उसको मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो वीवन को होमलैंडर के हाथ लगने से रोके। सो ये एक तरह से इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा है कि सिस्टर सेज भी नहीं चाहती कि होमलैंडर को वीवन मिले एंड शी इज यूजिंग हर ओनली चांस एट स्टॉपिंग हिम। फिर फाइनली एक तरफ होमलैंडर और सोल्जर बॉय एंड दूसरी तरफ द बॉयज दोनों ही निकल पड़ते हैं फोर्ट हार्मनी के लिए, जहां द बॉयज अराइव फर्स्ट, जहां चारों तरफ सड़ चुकी इंसानों की लाशें और जानवरों की लाशें हैं। जो जैसा फ्रेंची पिछले एपिसोड में हाईलाइट भी करता है कि कुछ बॉय स्काउट्स 1963 में फोर्ट हार्मनी के अराउंड मारे गए थे जिनके रिब केजेस ओपन थे, जिसको द बॉयज अज्यूम करके चल रहे थे कि कोई V1 टेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, जो कोई एनिमल या कोई स्यूप भी हो जो ऐसा सबको मार रहा है। और ये चीज मैंने भी थ्योराइज करी थी लास्ट वीडियो में। बट फोर्ट हार्मनी के अंदर एक अलग ही एंगल सामने आता है, जहां अंदर जाते ही बिली, ह्यूई, MM और किमिको अचानक से एक दूसरे के ऊपर भड़कने लगते हैं और लड़ने को रेडी हो जाते हैं। एंड फ्रेंची फाइनली डिकोड करता है कि जो ये अजीब से प्लांट्स हैं स्लैब में, इसके स्पोर्स में से एक ऐसी चीज निकल रही है जो लोगों के अंदर नफरत को इंड्यूस करती है। एंड टर्न्स आउट यहाँ जितनी लाशें हैं ये आपस में लड़के मर गई इसी हेट इंड्यूसिंग स्पोर्स की वजह से, जिसके बाद इनकी लाशों पे ये प्लांट्स फीड भी कर रहे हैं। जो आगे हमको मालूम चलता है कि एक फुल फ्लेजेड स्यूप है जिसके अंदर से ये प्लांट्स निकल रहे हैं। अभी इस पर आएंगे थोड़ी देर में। फ्रेंची इकलौता है जिसपे इन स्पोर्स का असर नहीं होता है एंड उसका रीजन है उसका ड्रग कंजम्पशन, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन केमिस्ट्री नॉर्मल ह्यूमन से ऑल्टर्ड है। फिलहाल ये सीन जहां बॉयज के बीच बहस शुरू हो जाती है रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ द सीन इन एवेंजर्स, जहां सेप्टर की वजह से एवेंजर्स आपस में अचानक से लड़ने लगते हैं। ऑल्सो बॉयज के पहले भी यहाँ कोई आया था जिसने इस लॉकर को पंच करके इसके अंदर के कंटेंट्स को ले गया, विच वॉज पॉसिबली V1। साइड पे मिले हेरोइन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखते हुए बॉयज डिड्यूस करते हैं कि यहाँ बॉम्ब साइड आया था, वन ऑफ द 5 सक्सेसफुल V1 सब्जेक्ट जो वॉर्ड राइजिंग में हमें देखने को मिला। सिंस इससे पहले बॉम्ब साइट का कोई मेंशन नहीं हुआ था किसी सीजन में एंड बुचर कैसे उसे जानता है या कैसे उसने डिड्यूस किया, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड। एंड द फैक्ट कि बॉम्ब साइट के अंदर V1 ऑलरेडी है तो वो और क्यों चुराएगा। काफी सवाल हैं जिनके आंसर्स हमको आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बॉम्ब साइट को लेकर आगे सेटअप होने वाला है एंड इसी दौरान होमलैंडर और सोल्जर बॉय भी यहाँ आ जाते हैं। अब इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है अबाउट स्टॉर्म फ्रंट, जहां दोनों को ही पता चलता है कि दोनों ने ही एंड होमलैंडर इस चीज पे यहाँ कहता है कि फिर तो ये दोनों एक दूसरे से एक तरीके से ज्यादा रिलेटेड हैं। अब ये लाइन काफी क्रीपी है अगर इसको थ्योरी के प्रीटेक्स्ट में देखें कि होमलैंडर एक्चुअली में सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट का बेटा हो सकता है। बॉय सीजन 4 में होमलैंडर को बताया जाता है कि वो एक होमलेस रनवे औरत के पेट से जन्मा है जिसको वॉट ने $2000 पे किए थे होमलैंडर का एम्ब्रियो अपने अंदर कैरी करने के लिए। बट व्हाट आई थिंक कि ये अनदर वॉट बुलशिट है, क्योंकि देखो यहाँ ये साइंटिस्ट ये भी कहती है कि होमलैंडर ने अपनी माँ के पेट में से लेजर मार के बाहर आया था, मिररिंग होमलैंडर बर्थ इन द कॉमिक। बट व्हाट आई बिलीव कि यहाँ इसने सिर्फ ये इसलिए कहा ताकि वो जस्टिफाई कर सके कि होमलैंडर एक मॉन्स्टर है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि रायन के बर्थ को लेकर भी हमें एक सिमिलर स्टोरी सुनने को मिली थी कि उसने बेका के स्टमक को चीर दिया था जन्म लेते टाइम, जबकि इट वाज नॉट ट्रू। ऑल्दो अगर एक चांस ले भी लेते हैं कि होमलैंडर किसी रैंडम होमलेस औरत के पेट से जन्मा भी है, तो देयर कैन बी अ हाई चांस कि सोल्जर बॉय के स्पर्म और स्टॉर्म फ्रंट के एग को यूज करके जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ उसको किसी रैंडम औरत के अंदर डाला गया जिसको मार के होमलैंडर ने जन्म लिया। क्योंकि लेट्स नॉट ओवरलुक होमलैंडर्स पावर्स, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो सोल्जर बॉय से आती है, लेकिन व्हाट अबाउट हिज फ्लाइट पावर्स जो आई थिंक उसको स्टॉर्म फ्रंट से मिली हैं। आई नो क्रेजी और क्रीपी दोनों है ये थ्योरी, बट अगेन दिस इज द बॉयज। ऑल्सो सोल्जर बॉय को जब मालूम चलता है कि स्टॉर्म फ्रंट मर चुकी है, वो भी सुसाइड से, तो वो यकीन नहीं करता, इवन पूछता भी है कि क्या तुमने कोई बॉडी देखी। एंड होमलैंडर की यहाँ पे चुप्पी ये बता रही है कि वी माइट बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर सम बिग स्टॉर्म फ्रंट रिवील। नॉयर के शांत होने के पीछे की मिस्ट्री भी फाइनली रिवील हो जाती है एंड इट टर्न्स आउट कि वो मेथड एक्टिंग ही कर रहा था, जो शो के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के लगता है। बट बॉय सीजन 4 के एक डिलीटेड सीन में इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी है, जहां होमलैंडर और नॉयर 2.0 का इंटरेक्शन होता है। यहाँ होमलैंडर की बातों से नॉयर को समझ आता है कि उसको अगर जिंदा रहना है तो उसको चुप्पी साधनी पड़ेगी एंड दैट एक्सप्लेन्स कि वो क्यों सीजन 5 में शांत था। ही इज सिंपली टेरिफाइड ऑफ होमलैंडर। ऑल्सो वो डीप से नाराज है इस बात पे कि उसने स्टैन को पकड़ने का सारा क्रेडिट उससे ले लिया एंड यहाँ वो डीप को वार्न भी करता है कि वो हमेशा होमलैंडर की गुड बुक्स में नहीं रहने वाला। होमलैंडर एक साइको है एंड ए ट्रेन, मेव और बाकी सबकी तरह वो डीप को भी एक दिन दबोच लेगा, बिकॉज होमलैंडर को किसी की नहीं पड़ी है। एंड ये दूसरी बार है इसी सीजन में जब डीप को ऐसी वार्निंग मिली है। इससे पहले ए ट्रेन ने भी सिमिलर वार्निंग दी थी, विच माइट हिंट कि डीप का जो अंत है वो अच्छा नहीं होने वाला। उसकी ये कांस्टेंट चाहत होमलैंडर से अपनी वफादारी साबित करने वाली सब व्यर्थ होगी एंड में, एंड ही विल बी मीटिंग अ बैड एंड।
एंड। इनफैक्ट आई एम अज्यूमिंग कि ये नया नॉयर ही डीप को मार सकता है। इधर फोर्ट हार्मनी में फाइनली सोल्जर बॉय होमलैंडर को ट्रिक करके उसे कैद कर देता है एनरिच यूरेनियम एक्सपोजर में, जिसकी वजह से होमलैंडर कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ बुचर, ह्यूई, एमएम और किमिको में फाइट ब्रेक हो जाती है। इसी पार्ट में होमलैंडर और बुचर का भी कन्फ्रंटेशन होता है, जहां बुचर होमलैंडर से कहता है कि भले ही पूरी दुनिया उसकी कितनी चाटे, होमलैंडर कभी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर ही अंदर वो एक कमजोर छोटा सा लौंडा है। विच इज सिमिलर टू व्हाट सिस्टर सेज ऑल्सो सेड टू होमलैंडर कि तुम्हारे पास कितनी भी पावर आ जाए तुम खुश नहीं होगे। ऑनेस्टली होमलैंडर को ढोल बना दिया है इस सीजन में, हर कोई अपनी बातों से उसकी बजा रहा है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इधर फ्रेंची सोल्जर बॉय को ल्योर करके स्पोर स्यूप के पास लेके जाता है, जो रिवील होता है एज क्वीन, जो सोल्जर बॉय के साथ V1 का टेस्ट सब्जेक्ट था, लेकिन वो सोल्जर बॉय को हेट करता है। अपेरेंटली सोल्जर बॉय एक प्रिविलेज फैमिली का है जो अपने डैड के कनेक्शन यूज करके V1 टेस्ट का हिस्सा बनता है, क्योंकि उसको इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि उसका जो बड़ा भाई है वो एक वॉर हीरो बन गया है एंड अब उसको भी कुछ ऐसा ही करना है। क्वीन भी एक रियल सोल्जर था जिसने वॉर्स लड़ी थी, लेकिन V1 का असर उसके ऊपर गलत हुआ एंड वो ऐसा फेल्ड सब्जेक्ट बन गया, जबकि सोल्जर बॉय जो एक एक्चुअल वॉर हीरो भी नहीं था, जिसने कभी जंग भी नहीं लड़ी, वो एक सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ निकला, बिकमिंग अमेरिकाज फर्स्ट स्यूप। एंड यही रीजन है कि क्वीन उससे नफरत करता है, बिकॉज उसे लगता है कि सोल्जर बॉय को जो मिला है वो डिजर्व नहीं करता। एंड इसी चीज को यूज करके फ्रेंची सोल्जर बॉय को और गुस्सा दिलाता है, जिससे कि सोल्जर बॉय अपना रेडिएशन पावर एक्टिवेट करके क्वीन को मार डालता है। एंड क्वीन के मरते ही सारे बॉयज आपस में लड़ना बंद कर देते हैं, बट सोल्जर बॉय एक डीप रिग्रेट में जाता है ऐसा करने के बाद। इवन सो कि जब होमलैंडर आजाद होके उसे लेजर करने आता है तो सोल्जर बॉय मरने को रेडी होता है। अब यहाँ सोल्जर बॉय इतने रिग्रेट या सैडनेस में क्यों है, इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया गया है, बट जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इट्स जस्ट कि सोल्जर बॉय गेव अप। इफ यू सी तो ये एपिसोड काइंड ऑफ सोल्जर बॉय के ऊपर भी शिट अप करता है। वी फाइनली गेट टू नो कि वो एक फ्रॉड है, कोई असली हीरो नहीं। उसने हर चीज को लेकर झूठ बोला है। रिस्पेक्ट एंड ऑनर का रास्ता उसने कमाया नहीं, खरीदा है अपने प्रिविलेज के मदद से। एंड ये चीज उसके डिसरिस्पेक्टफुल और ईगोइस्टिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है, जो हमने सीजन 3 में देखा। एंड क्वीन से दोबारा कन्फ्रंटेशन में और जो रेज फॉलो होता है उसके बाद, वो सिंपली अपने इस एको चेंबर से बाहर आ गया है एंड जस्ट लाइक होमलैंडर ही सीज द रियल हिमसेल्फ, एक लूजर। वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है एंड इसीलिए वो होमलैंडर से कहता है कि उसे मार दे। एंड सोल्जर बॉय का ये ब्रेक डाउन उसके रिडेम्पशन आर्क की तरफ भी हिंट कर सकता है, जो हमें आगे देखने को मिले, क्योंकि एट दिस पॉइंट वो हर चीज जो वो अपने बारे में सोचता है वो सब टूट चुकी है एंड ही माइट रीबिल्ड हिमसेल्फ टू शेप अप एज एन एक्चुअल गुड गाय। बिकॉज अनलाइक होमलैंडर जो इतने रियलिटी चेक्स के बाद भी अपने डिल्यूजन में जीता है, सोल्जर बॉय एक्चुअली एक्सेप्ट करता है कि वो नहीं है जो वो खुद को सोचता है। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कि भाई सोल्जर बॉय का एक रिडेम्पशन आर्क हमें देखने को मिलेगा। ऑल्सो होमलैंडर का यहाँ पे सोल्जर बॉय को ना मारना इज समथिंग वेरी एंटी होमलैंडर। क्या ये एक्चुअल एडमिरेशन है उसके फादर के लिए, या फिर अभी होमलैंडर सोल्जर बॉय को फर्दर यूज करने वाला है अपने एंड्स के लिए, इसी वजह से उसने उसे नहीं मारा। वील सी। इधर बॉयज आपस में रिकंसाइल करते हैं, लड़ाई के लिए माफी मांगते हैं एक दूसरे से, एंड स्टारलाइट भी अपने पिता से पेप टॉक लेने के बाद ह्यूई के पास वापस आ जाती है। फाइनली एपिसोड एंड होता है। होमलैंडर को एज अ प्रॉफिट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको इनिशिएट करते हैं ओ फादर। एंड बैक स्टेज में एशले और फायरक्रैकर का अपना क्या एजेंडा है ये मैंने बता दिया। एंड एशले का भी इस पागलपन में सपोर्ट देने का रीजन है उसके अपने एम्बिशन, दैट इज प्रेसिडेंट बनना, जो अपेरेंटली ओ फादर करने वाला था, बट उसका चर्च बैंकरप्ट हो चुका है एंड उन्हें फंड्स की जरूरत है एंड होमलैंडर का ये प्रॉफिट शो कैन गेट देम दैट। नाउ व्हाट आई थिंक कि होमलैंडर का ये प्रॉफिट कैंपेन भी एक फेलियर साबित हो सकता है, माइट बी ए बैकफायर करे इन मेनी वेज। सबसे पहले जो स्टैट्स हमको पता चलते हैं कि 22% लोग ही सिर्फ अमेरिका में हैं जो होमलैंडर को एक गॉडली फिगर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि डेफिनेटली हमको इस चीज के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि होमलैंडर के फ्रीडम कैंप्स की वजह से पब्लिक ऑलरेडी उसके अगेंस्ट है। ऑल्सो एक कंसिस्टेंट थीम जो इस सीजन में हमको देखने को मिल रही है वो है होमलैंडर का ऑब्सेशन पब्लिक डिवोशन पाने का, एंड वो उसे ना मिलने की वजह से मेंटली अनस्टेबल होते जा रहा है। एंड जैसा मैंने बताया 22% अमेरिकन ही होमलैंडर को एज अ गॉड एक्सेप्ट करेंगे, एंड बीइंग अ गॉड होमलैंडर के डिजायर लैडर में सबसे टॉप पे है, जिसको वो अपनी डेस्टिनी मान के बैठा हुआ है। नाउ व्हाट इफ होमलैंडर अपने इस एक्ट के लिए एक्सट्रीम रेजिस्टेंस फेस करे, जो एक्सेप्टेंस वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसे ना मिले, एंड ये चीज होमलैंडर को और ज्यादा पागल कर
कर दे एंड इवेंचुअली वो रेज मोड में आए एंड हमको एक ऑल आउट होमलैंडर देखने को मिले इस सीजन के एंड में आते आते, हाईली पॉसिबल। तो अभी काफी कुछ एक्साइटिंग चीजों की तरफ बिल्डअप हो रहा है ये शो एंड वी होप कि जिस हाई नोट पे शुरू हुआ था वैसे ही हाई नोट पे ओवर भी हो। बाकी यहाँ पे खत्म होती है ब्रेकडाउन वीडियो। तुम अपने थॉट्स बताओ और अपनी थ्योरीज शेयर करो कमेंट सेक्शन में, और डिटेल्स जो मुझसे मिस हो गई हैं उन्हें भी जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक बटन हिट करना एंड हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। एंड अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। Till then, this is your Pop Culture Nut signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.